हेलो बच्चों, आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें अपन ने जो पहले जो एक बार समराइज कर देता हूँ। मैंने पढ़ाया था डाल्टन लॉ। डाल्टन के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में आपका प्लम पडिंग मॉडल आया था। प्लम पडिंग मॉडल के बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो इसके बाद थॉमसन मॉडल आया। प्लम पडिंग मॉडल के बाद में न्यूटन्स की डिस्कवरी हुई, और न्यूटन की डिस्कवरी के बाद में आपका थॉमसन मॉडल आया। और थॉमसन मॉडल के बाद में आपका थॉमसन मॉडल के बाद में क्या हुआ कि आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो इससे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल आया, है ना। रदरफोर्ड मॉडल के बाद में अब जो रदरफोर्ड का जो क्या है, रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट हमने बता चुके हैं। रदरफोर्ड में क्या गया था, बोला गया था कि एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर इंडियंस रहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस कहा गया, है ना। न्यूक्लियस वर्ड का मतलब, अगर न्यूक्लियस वर्ड कहीं आता है आपके टर्म पढ़ने में, तो अब इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है ना। और इलेक्ट्रॉन्स की चारों तरफ चक्कर काटता है। मतलब एक न्यूक्लियस एक सेंटर पॉइंट है जिसकी चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये रदरफोर्ड ने अपने एक मॉडल के अंदर दिया गया। बट हुआ क्या कि इसके डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन में आता है, तो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो इससे क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, इमिट करता है, एनर्जी इवॉल्व करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है, तो अगर उसको एनर्जी अगर इमिट करती है, तो डिस्टेंस हमारी डिक्रीज होना चाहिए। और डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो डिक्रीज करते करते अपने एक न्यूक्लियस में जा सकता है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करती है। क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कोई फोर्स काम करता है, दो चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स काम करता है। तो अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, ये फोर्स काम करते हैं। इससे हमारी डिस्टेंस कम ज़्यादा होती है ना। तो इससे हमारी मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो ये ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने देखा हो कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इसका एक डीमेरिट्स रहा, इसका एक डीमेरिट्स रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो चक्कर काटता होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं कि एनर्जी इमिट करता है। तो एनर्जी इमिट करते करते वो हमारा उसका डिस्टेंस हमारा डिक्रीज करता जाएगा, जबकि ऐसा संभव होता नहीं। जैसे मान के मान लो जैसे अपना सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके तरफ चक्कर काट रहा है। मान लो अब ये चक्कर काटते धीरे धीरे डिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, तो इसकी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब क्या था, तो ये इसके डीमेरिट्स रहे, इसके डीमेरिट्स माना गया। दूसरी बात में ये कहा गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है उसके बारे में ये स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन की बनती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये इसका आपका ये ड्रॉबैक है, ये इसके आपके ड्रॉबैक है, समझा। ये इसके ड्रॉबैक है। अब अपन तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर होता है एक फार्मूला, एक रदरफोर्ड फार्मूला होता है, R = R0 A⁻⁴ ये थोड़ा सा फार्मूला याद कर देना। ये रदरफोर्ड फार्मूला है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा मास है, एटॉमिक मास है। मतलब कहने का उसकी जो न्यूक्लियस की रेडियस है 4/3πr3
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है नहीं? मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो एटम के मास पर डिपेंड करता है, तो एटम का मास मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम के इक्वली ही माना जाता है, ठीक है? ये आपका ये है, तो यहाँ पर कितना है, ये ए हमारा मास नंबर है, ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा मास नंबर, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर का है प्रोटॉन का वेट और न्यूट्रॉन्स के वेट को अपन माना गया। आर नोट क्या है, यहाँ पर जो आर नोट है, आर नोट क्या है, आर नोट हमारा कांस्टेंट है, आर नोट कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यूज कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर नोट की वैल्यू 1 कितना होता है, 1.1 इंटू 10 की पावर -13 टू कितना होगा आपका 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस हमारा आपका 13 सेंटीमीटर, ये इसका माना गया। ओके, एक गिवन क्वांटिटी होती है, उसके अंदर क्वांटिटी गिवन है, ठीक? ये आपका रदरफोर्ड फार्मूला है, तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम आपका होना चाहिए, ये आपका मालूम होना चाहिए। कहाँ गया वो? ओके, ये आपने आपको बताया। अब हम आगे क्या करते हैं, तो आगे की जो डिस्कस, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अल्मोनियम का 13 और 27 होता है। लिखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अल्मोनियम 1327 है ना। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर -13 कितना सेंटीमीटर, ये इसकी, ये आपकी कितनी है, ये इसका आर नॉट है। तो कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्या करना है, तो बात निकालना है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है। क्या निकालना है, एक तो आर की वैल्यू निकालना है और डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, दूसरा पार्ट। और तीसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन, कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू एटम। तो क्या निकालना है, तीसरा पार्ट निकालना है। तो पहला पार्ट है आपका रेडियस निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, अल्मोनियम 1327 है, तो इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। और क्या निकालना था, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस एपेरेंट, ये पेयर हो रहा है। दूसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू एटम। न्यूक्लियस को फोकस करना है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है और एटम के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू देखें, अपन जानते हैं, वी नो दैट R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, A की पावर 1/3। तो यहाँ पर R0 की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -13, और A हमारा कितना 27 की पावर 1/3। तो 27 की पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 1.2 तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3.6 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, अगला क्या निकलवाया, डेंसिटी निकलवाई। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, डेंसिटी निकलवाई, डी डेंसिटी, डेंसिटी का मास अपॉन
डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा कितना हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारा कितना है, मास मतलब, क्योंकि एटम का मास का मतलब न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास एटॉमिक मास है ये 27 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होती है बेसिकली AMU। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 के पावर 19, कितना, सॉरी 1.6 इंटू 10 की पावर 24, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अपन निकाल चुके हैं 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर आर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है ना। और आर क्यू क्या क्या हो जाएगा, आर क्यू का मतलब है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 13 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर। इसको ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 1.4, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 13×3 = 39 है ना, 13×3 26 13×3 39, 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 39 24, इनको ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट कितना हो जाएगा, आपकी जो वैल्यूज निकलेगी, इसके ऊपर 24 है, 24 और 39, तो इसके बाद इसकी वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर आपको कितना मिलेगा, लगभग 15 आ जाएगा, क्यों 39 में से 24 है 15, ये आपकी क्या निकला, ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना आया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आया है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये डेंसिटी है, सेकंड पार्ट है। तीसरा हमने क्या निकलवाया था, अब इसमें देखिए ये हमारा सेकंड है। अब थर्ड पार्ट, यहाँ थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकलना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस ऑफ दी कितना फ्रैक्शन निकाला, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो क्या निकलेगा, सीधे निकालोगे स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर, ऐसा है। तो ये लगभग कितना निकलेगा हमारा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसका एटम का 10⁻8 होता है। तो इसका एटम आया था, इसका आया था 3.6 इंटू 10 की पावर -13 का होल क्यूब। इसका आया था, ये आर क्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -8 का, 10 की पावर -8 का होल क्यूब आया है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये लगभग कितना 40 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा, 10 की पावर माइनस हमारा 15 आएगा, ये भी 15 है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये हमने आपको वी हैव टू नाउ एक्सप्लेन हियर। ठीक, ये क्वेश्चन हमने आपको ये फार्मूला पर, रदरफोर्ड फार्मूले पर हमने क्वेश्चन करा दिया। आप देखिए, आप कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ बेटा। आप टॉपिक सबसे अच्छे रूट पे आने वाला है, क्योंकि अभी तक थ्योरेटिकल चल रहा था। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ही बढ़ेगा और कंसेप्चुअली, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आप जान चुके होंगे जब तक, तो टॉपिक्स अच्छी तरह जाएगा। और ये टॉपिक को मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में 12th वाले पार्ट में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करें। इसके बाद में हम जब पढ़ाएंगे फिर हम आपको मोल कंसेप्ट सिखाएंगे। एक्चुअली में कंसेप्ट का मास्टर सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या मोल कंसेप्ट ही होता है। अगर जो भी आपको मोल कंसेप्ट सिखा दे, जो बच्चा सीख जाता है, फिर उसको केमिस्ट्री में फिजिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन में शायद पूरा आपका न्यूमेरिकल पार्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊं कि मोल कंसेप्ट ही मतलब एक मास्टर सब्जेक्ट है जो पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री को क्या जोड़ता है और मेंटली
स्ट्रॉन्ग देता है। इसको करने के बाद में आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं आपसे कि सम डेफिनेशन है, हमारी कुछ डेफिनेशन। तो टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, मैं बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये नंबर में लिखता जा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इसको डिक्टेट करें या ना करिए, आप डिक्टेट चाहते। एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, क्या आपको रटना नहीं है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना, और प्रोटॉन की संख्या, और आपका ए मतलब मास के बराबर होता है। कितना कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको या इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम के अंदर ये होता है। न्यूट्रल एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ये। अगर मास नंबर कहें, अगर अपन मास नंबर कहें, दूसरा है मास नंबर। मास नंबर कहें तो मास नंबर क्या होगा, E प्लस पी इक्वल टू ए, इक्वल टू पी इक्वल टू ए के इक्वल होता है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वल टू न्यूक्लियस। वन न्यूक्लियस इक्वल टू मास नंबर, है ना। जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारा मास नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। ये दूसरा वर्ड, तीसरा टर्म है। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है आइसोटॉप। आइसोटॉप्स भी एक वर्ड है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आइसोटॉप मतलब समझ कि ऐसे न्यूक्लियर या ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स को अपन आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में क्या है, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन नदी 1 D2 में 1 2 और T में 1 3। तो क्या है इनके एटॉमिक नंबर सेम है। नीचे वाला नंबर क्या है, सेम है, क्योंकि अपन का रिप्रेजेंटेशन है, किसी की एटम्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, नीचे वाला एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हमारा एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो ये जो नीचे लिखा जा रहा है ये हमारा सेम है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर कहेंगे। और ये वाला है हमारा ऊपर हमारा जो है ये मास नंबर कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, क्लोरीन को देखें। क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स हैं 1735 और Cl19 और 37, है ना। तो इनको अपन देखेंगे, इससे कितना 35.5 के आसपास आता है, इसको अपन क्या 30.5 आता है। तो ये आपका आइसोटॉप। दूसरा एग्जांपल Fe, हेरन का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं 26 और आपका 54 और क्या होता है Fe 26 और 56 और कितना Fe 26
26 59। ओके, ये हमारा आपका आ गया। अब चौथा नंबर देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट बताते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है? आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार क्या है? आइसोबार वो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम होते हैं, उसको अपन आइसोबार कहते हैं। आइसोबार कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको चाहो लिख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। लिखते जाइए, क्योंकि टर्म अभी तो अपन समझ में आया तो भूलता, अपन को दिमाग में तो सेट हो जाता है, लेकिन मेमोरी वाइज भूल जाते हैं, थोड़ा डिक्टेट भी करना चाहिए। देखो, दीज एटम सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। एक एग्जांपल देखिए आइसोबार का। जैसे हमारा KAr और कैल्शियम, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जैसे ये 19 है और ये 18 है, और कैल्शियम का कितना है? 20 है। तो इनके ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर अपन देखेंगे ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 होता है एटॉमिक मास। तो इनको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन बेसिकली क्या कहेंगे? ये हमारा आइसोबार होगा। क्या होगा? आइसोबार कहेंगे, ठीक। अब पॉइंट नंबर पांचवा, फिफ्थ का कह रहे थे, फिफ्थ बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसो मतलब क्या मतलब होता है? एक समान, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स है नहीं, आइसोटोन मतलब आइसोन्यूट्रॉन, इसका मतलब लिख सकते हैं आइसोन्यूट्रॉन। आइसोन्यूट्रॉन्स मतलब ऐसे क्या कहते हैं? आइसोन्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। क्यों भाई? इसको आइसोन्यूट्रॉन्स कह सकते हैं, इन कह सकते हैं, इसको आइसोन्यूट्रॉन्स कहेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, NO और NOF, तो ये कितना है? इसका 8 है, सॉरी इसका 7 है, इसका 15 है, इसका 8 है, 16 है, इसका कितना 7 होता है? 7 होता है, और 7 और ये कितना होता है? 7 और 7 ही होता है, फिर 9 सही गलत, 9 चलो तो 9 होता है, 9 और 9 17 ये होता है। तो इसमें देखिए, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। इसमें क्या है? ये हमारे एटॉमिक नंबर है, ऊपर हमारा मास नंबर है। इसमें से जो घटा है, जिनका A-Z इक्वल हो, ऐसा कर सकते हैं। इन अनदर वर्ड बी से दैट कि A-Z इक्वल हो, तो ऐसे को अपन आइसोटोन्स कहेंगे। तो हमारा ये आपका, तो इसका भी कितना 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, मतलब उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? A + Z, सॉरी A = Z, कितना है? A कितना होता है? A हमारा होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो इसलिए अपन अगर A में से A-Z को न्यूट्रॉन्स कहेंगे, A-Z को हम न्यूट्रॉन्स कहेंगे। तो ये हमारा आपका 5वां टर्म आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब 6वां टर्म देखिए। आप क्या देख लिया? 6th टर्म। 6th टर्म है, कौन सा है? 6th टर्म। 6वां टर्म क्या है? 6वां टर्म हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉन।
आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो। तो लिखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो लिखिए इसको, लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, लिखिए डिक्टेट करिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। या जिसमें एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, आयन है, जिनके इलेक्ट्रॉन कितना, जिनके इलेक्ट्रॉन आपके बराबर हो, उसको क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, छठवां। इसका एग्जांपल कौन सा है, Na, Mg+2 और Al3+ और कितना है, F- और O2- है ना, और Ne, और कौन सा, Ne = 10 इलेक्ट्रॉन है। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपना 7वां वर्ड और लिखिए। 7वां वर्ड का मतलब है, 7वां वर्ड और लिखिए, आइसोटर। आइसोटर में लिखिए, which has same number of electron and atoms both, जिसमें एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसको आइसोटर कहते हैं। एक बार सुन लीजिए, तो लिखिए, which has same number of the electron and number of the atom is called आइसोटर। दोनों इक्वल हो, जैसे एग्जांपल N2O और CO2 इसमें आप देखिए, इसमें कितने हैं, 14 दूनी 28, सॉरी 7 दूनी 14 और 14 8 कितने हुए, 14 8 कितने हुए, 22 हुए, 22। इसमें देखिए कार्बन में कितने होते हैं, 6 और 6 और 16 22 है। तो इसमें सब में 22 इलेक्ट्रॉन है करीब, और एटम्स भी सेम है, तो ये आपका आइसोटर हो गया। अगला वर्ड है, अगला नंबर 8, which has same number of electron, सॉरी आइसोटर में देखिए, which has N-P, न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन घटा दें, अगर वो सेम आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर कहेंगे। एक दर में आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में क्या होगा, विच हैज सेम नंबर Np वैल्यू। तो कितना है, जैसे एग्जांपल है N7 14 O 16 O सॉरी 8 है ना, 8 और C 6 और अब इसको आप N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। और प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 0 है। इसमें भी देखो, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो इसलिए ये आपका आइसो डाइफर कहते हैं, आइसो डाइफर आपको कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो बच्चों, आज मैंने इस 8 टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिए और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दिया था। तो ये मेरा जो लेक्चर है, तो मैं केमिस्ट्री का जो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आगे हम जो एक्सप्लेन करेंगे कि अगर क्या है कि एनर्जी इमिट करती है, तो एनर्जी जो इमिट करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म की होती है। एनर्जी अगर इमिट करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में तो इसको मैं आगे में वेव्स को स्टडी करना पड़ेगा, तो वेव्स को समझना पड़ेगा। जब वेव्स को समझ लेंगे तो वेव क्या है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द वेव है। तो आगे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैं आपको आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करूँगा। तो आप थोड़ा सा टॉपिक्स धीरे धीरे अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है और फिर आप एक्चुअल में क्या करिए, फिर आप इसके न्यूमेरिकली स्टार्ट कर दिए। तो ये बुक्स आती है आरसी मुखर्जी है, एक किताब अच्छी किताब है जो बच्चे 11 से सीरियसली आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो 2 साल वाले बच्चे हैं, आप 2 साल वाले बच्चे हो, 11th में आएंगे 2 साल बच्चे, तो उसको आप आरसी मुखर्जी को लाइए और उसको प्रॉब्लम एक तरफ से जो टॉपिक्स वाइज करना शुरू करिए। मतलब बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। केमिस्ट्री आपको, अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी लगी तो न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा आसान हो जाती है। इसके बाद में हम आगे कुछ टॉपिक्स मतलब फिजिकल ऑर्गेनिक साथ साथ करेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक्स कराने के बाद में मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट को लूँगा, है ना। तो प्लीज़ बच्चे आप अच्छी तरह से रहिए, घर पर बैठ के देखिए। मैं बहुत छोटा वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, मेरा 30 मिनट है, 30-35 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो लेक्चर बनाता नहीं हूँ। और इसको आप बैठ के आराम से देखिए, ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट होती जाएगी। दूसरी बात बेटा आपको बताऊँ, 11th एक ऐसा एग्ज़ाम है कि कोई भी बच्चा है जो आईआईटी की तैयारी करने जा रहा है, उसको ये मान लिया कि सब कुछ मेरा 11th है। अगर वास्तव में एक तो क्या होता है, एक तो फॉल्सी कंसेप्ट है कि हमारा दोस्त पढ़ रहा है इसलिए हम पढ़ते हैं। एक होता है टारगेट ओरिएंटेड बच्चे हैं कि जो हमें लाइफ में कुछ करना है, हर बच्चा करना चाहता है, हर बच्चा करना चाहता है। तो इसमें लेकिन हर बच्चा करना चाहता है, नहीं कर पाता है। बस उसके अपने इंटेंशन होते हैं। अपने इंटेंशन को, अपनी एनर्जी को सेव करिए बेटा, यानी घर पर बैठ कर के ये लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगला लेक्चर मैं कल दूंगा, है ना बेटा। तो आज ही ये मेरा लेक्चर था। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अब इसके बाद में कुछ लेक्चर के बाद में फिर मोल कंसेप्ट को मैं स्टार्ट करूंगा, और मोल कंसेप्ट को इनिशियली बेसिस पर कराने के बाद में फिर मैं ऑर्गेनिक को देखूंगा, ऑर्गेनिक को स्टार्ट करूंगा। तो बेटा आज अपना यही लेक्चर अपन ख़त्म करते हैं। मात्र आपका जो लेक्चर है वो बात 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है ना, 30 मिनट से थोड़ा सा ऊपर है लेक्चर। तो प्लीज़ बेटा आप पढ़िए और कॉन्फिडेंस से पढ़िए। केमिस्ट्री की मैं गारंटी कहता हूँ, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में बच्चे का ऐसा करा दूंगा कि केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। मेरा केमिस्ट्री में सब लेक्चर और डिक्टेट कर दिए। मेरे शॉर्ट जो नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, और उनको आप प्रॉपर डिक्टेट करिए और मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी फिजिक्स में आपके केमिस्ट्री में आपको बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी मांगने वाला सब्जेक्ट है। इसको प्लीज़ कंटिन्यूस होकर पढ़ें। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट होता है, तो केमिस्ट्री कोई ऐसा पीएचडी वाला टीचर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या केमिस्ट्री कम मेहनत में बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छा स्कोर हो जाता है बेटा। तो आज अपना यही अपन ख़त्म करते हैं। वाह, ठीक है बेटा।